हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी कॉपी मशीन के बारे में जिससे अच्छा आज तक किसी ने कॉपी किया था, न किया है, न कोई कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये केवल कॉपी हाई स्पीड के साथ नहीं करता है और इस हाई स्पीड के साथ साथ ये अपनी एक्यूरेसी भी मेंटेन रखता है। तो आज हम लोग हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इस शब्द का मतलब समझेंगे। रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए अपनी ही कॉपी बनाता है और एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी बनाता है। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, उसी तरह रेप्लिकेशन में डीएनए भी अपना एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। और इसी प्रोसेस को, किस प्रोसेस को? डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। और डीएनए बन रहा है तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। तो दोस्तों ये तो हो गया रेप्लिकेशन का मतलब। अब रेप्लिकेशन क्यों किया जाता है? क्वेश्चन तो ये है कि रेप्लिकेशन हो क्यों रहा है। क्योंकि देखो दोस्तों, जब भी सेल डिवाइड होता है तो एक सेल, दूसरा सेल जो बनता है, जो डॉटर सेल फॉर्म होता है, उसको भी तो चाहिए सिमिलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब जैसी मदर सेल है वैसे ही वो दूसरी सेल भी रहेगी, मतलब दूसरे सेल को भी डीएनए तो चाहिए ना। तो इसीलिए डॉटर सेल में भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मदर सेल में डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं। मतलब मदर सेल में हम लोग डीएनए को रेप्लिकेट कर लेते हैं ताकि हम लोग डॉटर सेल में आसानी से उसको भेज सके। किसको? डीएनए को भेज सकें। तो हम लोग रेप्लिकेशन इसलिए करते हैं, ठीक है। अब रेप्लिकेशन होता कहाँ पे है? देखो, अब सेल दो तरह की होती है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है और एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस के जैसा होता है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है रेप्लिकेशन। और जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। रेप्लिकेशन कहां होता है? प्रोकैरियोट्स में, पूरा नहीं लिख रहा हूं, प्रोकैरियोट्स में कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और यूकैरियोट्स के अंदर कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। यूकैरियोट्स में कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। अब हम लोग ये जान गए कि रेप्लिकेशन क्या होता है। अब रेप्लिकेशन कहाँ होता है ये भी हम लोग जान गए। अब हम लोग ये देखते हैं कि रेप्लिकेशन में, मतलब ये तो जान गए कि हम लोग रेप्लिकेशन में क्या करते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं डीएनए का। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये रेप्लिकेशन करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे कि हम लोग को घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए और रॉड्स चाहिए, ये सब चाहिए होता है ना। उसी तरह से रेप्लिकेशन करने के लिए हमको रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन, मैं यहाँ पे बस ऐसे लिख दे रहा हूँ, रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए रेप्लिकेशन करने के लिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या चाहिए? टेम्पलेट डीएनए। क्या चाहिए हमको? टेम्पलेट डीएनए। अब सोच रहे होगे यार ये टेम्पलेट डीएनए क्या है? तो जो टेम्पलेट डीएनए वो कुछ और नहीं, जो मदर सेल के पास जो डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। तो हमको पहली चीज क्या चाहिए? टेम्पलेट डीएनए। और दूसरी चीज क्या चाहिए हमको? इंजाइम चाहिए, इंजाइम्स। और ये एक इंजाइम नहीं, कई सारे इंजाइम है, उन सबका नाम हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। दूसरी चीज क्या चाहिए हम लोग को? इंजाइम्स चाहिए। और तीसरी चीज क्या चाहिए हमको? फ्री न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। क्या चाहिए? फ्री न्यूक्लियो। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्यों चाहिए? देखो, क्योंकि देखो जो डीएनए है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड किस चीज से मिलकर बनता है? पॉलीमर होता है। किस चीज का? न्यूक्लियोटाइड का। मतलब न्यूक्लियोटाइड का ही चेन मिलकर क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए भी क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो इस वजह से न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इस वजह से हमको क्या चाहिए? फ्री न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, ठीक है। ये सब रॉ मटेरियल है जो हमको रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से इंजाइम्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मुझसे पूछा जाए ना रेप्लिकेशन के लिए क्या है, तो वो है इंजाइम्स। क्योंकि इंजाइम्स के ही हेल्प से पूरा रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन सा इंजाइम चाहिए अब हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इंजाइम जो होता है, पहला इंजाइम होता है हेलिकेज। हेलिकेज ये इंजाइम है, इसका काम क्या है?
ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, ठीक है। जो डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये होता है डीएनए हम लोग का, ठीक है। और इस डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं ये, ठीक है, इसको ब्रेक करने का काम कौन करता है? इसको ब्रेक करने का काम कौन करता है? हेलिकेज। ये क्या तोड़ता है? ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं H बॉन्ड लिख दे रहा हूं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जो हेलिकेज होता है वो क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। दूसरा एंजाइम का नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? SSB प्रोटीन। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या है? अब देखो, जैसे कि अब ये हेलिकेज जो है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते चला जाएगा, तो ये दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ना हो जाए उसको रोकता है। कौन रोकता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या करता है? प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा ना बन जाए उसमें, उसको कौन रोकता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब तीसरा एंजाइम देख लो। तीसरा एंजाइम का नाम क्या है? टोपो आइसोमरेज। क्या है? टोपो आइसोमरेज, MERASE, टोपो आइसोमरेज। इसका काम क्या है? अब जैसे मान लो जो रेप्लिकेशन शुरू होता है, अब आपको एक चीज़ और मैं अभी बताऊंगा जब उसकी मैकेनिज्म समझाऊंगा डीएनए रेप्लिकेशन का, तो कहाँ से शुरू होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं टोपो आइसोमरेज का काम क्या होता है। जैसे क्या हुआ ना, जैसे मान लो यहाँ से रेप्लिकेशन होना शुरू होता है, यहाँ से, तो ये क्या करता है कि ये अनवाइंड होता है, इस तरह खुल जाता है। रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखो अब ये खुल गया है पूरा, क्योंकि यहाँ पे अनवाइंड हो गया। क्या अनवाइंड हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर टूट गया है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि यहाँ पर हेलिकेज, मान लेते हैं ये एंजाइम है हेलिकेज, हेलिकेज यहाँ पर आता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, ठीक है। और जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओराई साइट। ओराई का फुल फॉर्म क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि यहाँ पर हेलिकेज आता है, ठीक है। अब देखो, अब इसको यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं? यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन लगा देते हैं, ताकि दोबारा फॉर्मेशन, दोनों साइड लगाते हैं ताकि क्या ना हो, दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोबारा जुड़ ना जाए, इसलिए हम लोग क्या लगा देते हैं यहाँ पे? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब देखो दोस्तों, जैसे मान लो कोई भी रस्सी होती है, उस रस्सी को अगर हम लोग बीच से खोलते हैं तो उसके टर्मिनल, मतलब उसके किनारे पे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा ऐठन बन जाती है। उसी ऐठन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपर कॉइलिंग। तो जो होता है टोपो आइसोमरेज होता है, इसी को सुपर कॉइलिंग को मतलब प्रिवेंट करता है, ताकि सुपर कॉइलिंग ना हो। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग। आई होप दोस्तों अच्छे समझ में आ रहा होगा सबको। प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया अनवाइंडिंग। ये सब क्या था? अनवाइंडिंग। जो कि देखो, जो रेप्लिकेशन होता है वो 2 स्टेप में होता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है? अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग में क्या होता है? अनवाइंडिंग में जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो दोनों सेपरेट होते हैं, ठीक है। सेपरेट किसके हेल्प से होता है? हेलिकेज के हेल्प से होता है। और उसको सेपरेट रखने में कौन मदद करता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और उसके जो किनारे पर जो ऐठन बनी है, जो सुपर कॉइलिंग हुई है, उसको कौन मतलब सुपर कॉइलिंग को कौन रिलीज करता है? वो टोपो आइसोमरेज। ये हो गया तुम्हारा पहला स्टेप। स्टेप 1 क्या था? अनवाइंडिंग। अब जो दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू चेन। मतलब अब नए चेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और नया चेन कौन फॉर्म करता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसका नाम है, आप लोग इसको स्टार मार्क करके लिख लो, इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज।
क्या नाम है इसका? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम यही है जो नए चेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मतलब नई चेन बनाने का किसका कौन करता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और मतलब दो चार बात और है, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग सारा एंजाइम्स को एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है? न्यू चेन का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन। यहाँ पे ऐसे लिखना, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन। और जो लॉन्ग चेन बनता है, जो चेन की फॉर्मेशन होता है, अब ये चेन है क्या? पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ही आके एक दूसरे से जुड़ता है और क्या बन जाता है? लॉन्ग चेन बनता है। और ये जो लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्या? कि लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में होता है? चाहे डीएनए रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे डीएनए का बनना हो, चाहे आरएनए का बनना हो, फॉर्मेशन जो लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन होगा वो हमेशा और हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में होता है। ये हो गया चौथा। अब आता है पांचवा एंजाइम, जिसका नाम है प्राइमेज। अब देखो प्राइमेज क्या करता है? ये आरएनए प्राइमर जोड़ता है। अब इसका आरएनए प्राइमर का काम क्या है? जब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग ये जान जाइए, जो प्राइमेज होता है ये कुछ और नहीं, आरएनए पॉलीमरेज है। मतलब ये क्या करता है? आरएनए का शॉर्ट चेन बनाता है। ठीक है, क्या जोड़ता है? आरएनए प्राइमर, ऐड आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर क्या है? छोटी सी चेन है आरएनए की। ठीक है, और लास्ट एंजाइम उसका नाम है डीएनए लाइगेज। जो क्या करता है? डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है। इसको हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा। आई होप दोस्तों आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं ये 5-6 एंजाइम का काम क्या है। हेलिकेज का काम क्या है? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है इनको तोड़ना। ठीक है, और ये दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ ना जाए, ठीक है, उस चीज को मेंटेन कौन करता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, फिर जो टोपो आइसोमरेज होता है ये क्या करता है? सुपर कॉइलिंग। जो यहाँ पर टर्मिनल एंड पर ज्यादा मतलब वो एटन बन जाती है, उसको कौन रिलीज करता है? टोपो आइसोमरेज। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पता है इसको डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डीएनए पे डिपेंड रह के, मतलब ये जो जैसे मान लो ये डीएनए का एक टेम्पलेट है, इस पे इसी के हेल्प से दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, इस पे इसकी हेल्प से ये बनता है, नया स्ट्रैंड फॉर्म होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, और लॉन्ग चेन हमेशा क्या 5' to 3' डायरेक्शन में बनती है। फिर प्राइमेज आता है जो क्या लगाता है? आरएनए प्राइमर लगाता है। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि ये जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो डीएनए पॉलीमरेज खुद स्टार्ट नहीं कर सकता है। इस वजह से हमको जरूरत पड़ती है डीएनए प्राइमेज की। ठीक है, और उसके बाद लाइगेज क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट जरूर कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हर साल 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब हम लोगों ने सारे एंजाइम्स के बारे में समझ लिया था। बस अब हम लोग को एक एंजाइम जो था, जो सबसे ज़्यादा मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का, हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से जो मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन का वो कौन है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। क्या था? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। उसको हम लोग क्या लिख दे रहे हैं? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। अब देखो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये तीन मतलब ये इसको हम लोग 3 ग्रुप में बांट देते हैं। कौन कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके चलो लिख ही देता हूं यार। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3।
ठीक है, ये 3 एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, बस इन तीनों का काम अलग अलग होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक को डीएनए पॉलीमरेज 1 बोल देते हैं, एक को डीएनए पॉलीमरेज 2 और इसको डीएनए पॉलीमरेज 3 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से जो सबसे ज़्यादा नालायक एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज 2, इस वजह से इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादातर काम, सबसे ज़्यादा काम करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि यही रेप्लिकेशन में मेनली हेल्प करते हैं। यही दो एंजाइम, सबसे मेन एंजाइम यही है। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, ये शॉर्ट चेन बनाता है डीएनए की, फॉर्म क्या करता है, फॉर्म करता है शॉर्ट चेन ऑफ डीएनए, फॉर्म शॉर्ट चेन ऑफ डीएनए का शॉर्ट चेन बनाता है। पहला काम हो गया इसका। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है इसका, एक तो शॉर्ट चेन बनाता है, ऊपर से ये आरएनए प्राइमर को हटाता है। अब देखो जो शॉर्ट चेन बनाना होता है ना, इसको हम लोग गैप फिलिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको और क्या बोल देते हैं हम लोग, गैप फिलिंग का काम भी करता है, गैप फिलिंग। ठीक है, और दूसरा काम क्या है, रिमूव आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर को भी हटाने का काम करता है। ठीक है, और तीसरा, ये क्यों रिमूव कर पाता है, क्योंकि ये 3-5' एक्सोन्यूक्लियस का काम करता है। कैसा काम करता है, 3' से 5' एक्सोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, एक्सो मतलब एक्सटर्नल, मतलब जो बाहर से, जैसे मान लो ये डीएनए है, जैसे मान लो ये डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, यहाँ पे थाइमिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। ठीक है, तो जैसे मान लो इस न्यूक्लियोटाइड को हटाना है, तो कौन हटाएगा, एक्सोन्यूक्लियस, मतलब जो टर्मिनल से हटाता है, जो टर्मिनल पोजीशन से हटाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका 3 काम है, तीनों काम एक बार फिर से देख लो। क्या है, ये शॉर्ट चेन ऑफ डीएनए को फॉर्म करता है, मतलब ये गैप फिलिंग का काम करता है, आरएनए प्राइमर को हटाता है। ठीक है, और तीसरा काम क्या है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस का काम करता है, और हाँ शॉर्ट चेन बनाता है डीएनए का। ठीक है, यही 3 इसका मेन काम है। अब आ जाते हैं हम लोग डीएनए पॉलीमरेज 3, इसका क्या काम है, ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। क्या, ये शॉर्ट चेन बनाता है फर्स्ट, और 3 क्या बनाता है, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। और लॉन्ग चेन किस डायरेक्शन बनता है, 5' to 3'। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी चेन का फॉर्मेशन होगा वो 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, और 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस होता है। ठीक है, 5' to मतलब बता रहा हूँ, 5' से 3' एक्सोन्यूक्लियस। जैसे कि अब ये क्या था, 3' to 5' था। ठीक है, जैसे मान लो ये 3' है और ये 5' है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, ये 3' से इसको न्यूक्लियोटाइड को हटा रहा था। अब ये क्या करेगा, 5' से हटाता है। ठीक है, 5' से, और ये भी कर सकता है, जो पॉलीमरेज 1 है ये भी कर सकता है 5' to 3'। और जानते हो ये जो है ना 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, इसी प्रॉपर्टी के वजह से ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो क्या कर पाता है, आरएनए प्राइमर को हटा पाता है। तो अब हम लोग पूरी तरह से हर चीज़ समझ गए हैं, अब हमको मैकेनिज्म पढ़ना है। लेकिन एक और चीज़ मैं बोला था ना कि ये कॉपी बहुत अच्छे से फास्ट और बहुत एक्यूरेट करता है, क्यों ऐसा कर पाता है, अब वो समझ लेते हैं। क्योंकि देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि बैक्टीरिया, ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई के अंदर जो पॉलीमराइजेशन होता है वो 18 मिनट में हो जाता है। सर तो 18 मिनट में इतना बड़ी बात नहीं है, अब लेकिन देखो बड़ी बात क्यों है। ई कोलाई के पास कितने बेस पेयर होते हैं, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। यार देखो मुझे पता है ये चीज़ें ना बहुत लोगों को पल्ले नहीं पड़ती हैं, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। तुम लोग इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये 46 लाख बेस पेयर है। कितना है, 46 लाख बेस पेयर है। ठीक है, 46 लाख बेस पेयर है। अब इस 46 लाख बेस पेयर का पॉलीमराइजेशन वो करता है 18 मिनट में। ठीक है, और जो कितने मिनट में करता है, 18 मिनट में कर देता है, ये याद रखना है। कितने मिनट में पॉलीमराइजेशन होता है, 18 मिनट्स में।
पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन 18 मिनट में होता है। मतलब 1 सेकेंड में कितना बेस पेयर को वो पॉलीमराइज कर सकता है, उसको हम लोग एनसीईआरटी बोलती है एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन। जो एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो 2000 बेस पेयर है। क्या है? एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन। एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है? वो 2000 बेस पेयर को 1 सेकेंड में वो मतलब 2000 बेस पेयर वो जोड़ सकता है 1 सेकेंड में। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक्यूरेट भी है, फास्ट भी है। ठीक है, फास्ट तो ही, फास्ट के साथ साथ एक्यूरेट, इसमें एक भी गलती नहीं होती है। अगर गलती हुई तो म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक एक चीज जान चुके हैं, एक एक एंजाइम के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है।